आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से रास्ता भटक गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे हैं और भारत के लोगों की मांग के अनुसार सही जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देश की युवाओं को क्यों दबा रहे हैं? निर्मला सीतारमण जी एक बिल लेकर आए जिसके जरिए वे यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR वसूलने जा रही हैं। क्या यह हमारे देश की जेनजी पीढ़ी के हितों के खिलाफ नहीं है? यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है? हमारे देश की जेनजी की पीढ़ी। उन्होंने एक संशोधन भी पेश किया जिसके तहत पुलिस अब सीधे बैंकों से संपर्क कर सकती है और किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन देन की जानकारी हासिल कर सकती है। बैंक को सिर्फ 3 दिनों के भीतर इसका पालन करना होगा, वरना इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे कानून विपक्ष की बात सुने बिना ही लाए और पास किए जा रहे हैं। इन्हें लोगों की बात सुने बिना पास किया जा रहा है। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे कानून क्यों पास किए जा रहे हैं जिसके हमारे देश के युवाओं पर और ज्यादा नियंत्रण किया जाएगा। AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव के उद्घाटन के मौके पर तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा कि यह कॉन्क्लेव बिल्कुल सही समय पर आयोजित किया गया है। हमने असल में यह दिखाने की कोशिश की है कि तेलंगाना सरकार पिछले 30 महीनों से क्या कर रही है। मी सेवाओं के जरिए लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। हमारे पास 580 मी सेवाएं हैं, यानी ऐसी सरकारी सेवाएं जिनमें हम व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। और यह एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नागरिकों को इस तरह की 580 सेवाएं दी जा रही हैं। तो यह नागरिक केंद्रित शासन यानी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है जिसे हम अपने लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ एक दिन में हम मी सेवा के जरिए लगभग 2.8 लाख ट्रांजैक्शन करने में सफल रहे। विकाराबाद जिले के टंडूर मंडल में एक ज्वेलरी स्टोर में 6 लोगों के एक गिरोह ने 10 ग्राम सोने की चेन चुरा ली। इनमें से 4 लोगों ने बुर्का पहना हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि महिलाओं में से एक ने शेल्फ पर रखी ज्वेलरी लेने की कोशिश कर रही थी, जबकि बाकी महिला स्टाफ का ध्यान भटका रही थी। इस गैंग में 4 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल था। उन्होंने चेन को एक बैग में डाला और फिर स्टोर से बाहर निकल गए। टंडूर सर्कल इंस्पेक्टर बी परमेश्वर ने सियासत.com को बताया कि चोरी दोपहर करीब 1:30 बजे हुई, लेकिन स्टाफ को इसका पता शाम 6 बजे चला जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के तहत चोरी का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है और आरोपी फरार हैं। कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी संसद सत्र में शामिल हो और 20 जुलाई की घटना पर बात करें। हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन न तो अमित शाह जी और न ही PM नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पर सफाई देने आए हैं। सबसे पहले उन्हें यह बताना होगा कि क्या हुआ था, उसके बाद ही हम बिलों पर चर्चा करेंगे। हमारी यही मांग है। वे हमारी अनदेखी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें विपक्षी पार्टियों या देश की जनता को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। बीजेपी MLC अंजी रेड्डी ने कहा कि मैं CM से गुजारिश करता हूं कि वे स्पेशल डेवलपमेंट फंड या स्पेशल ग्रांट फंड से हर ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए दें। इसी तरह हर नगर पालिका को 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही उम्मीद है, कई बोलो तो नया म्यूनसिपालिटी लोग है। जब BRS का टाइम में नया म्यूनसिपालिटी के एक जनाबा बोलो तो 300 लेकर 500 आदमी रहता है ST म्यूनसिपालिटी। नया बनने के बाद परसों ये इलेक्शन हो गए, उन्होंने सरपंच भी बन गए। वहाँ इनकम नहीं है, हर ग्राम पंचायत की इनकम होना 4,383 है। मैं एक ही बात उम्मीद कर रहा हूँ CM साहब को, हर ग्राम पंचायत 10 लाख रुपए देना बोल के, स्पेशल डेवलपमेंट फंड से नहीं तो स्पेशल ग्रांट फंड से देना बोल के डिमांड कर रहा हूँ। कई बोलो तो इनकम नहीं है, सैलरीज कैसा देना। वहाँ सैनिटरी वर्कर्स भी काम नहीं कर रहा। एक गांव को 5 आदमी होना, 5 आदमी उसको सैलरी देना पड़ता। करंट बिल भी पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। और एक बात क्या बोलो तो नया म्यूनसिपालिटी हो गए, 74 नया म्यूनसिपालिटी है। वो उसमें से 14 निकले तो 60 म्यूनसिपालिटीज इनकम नहीं है। वो हर एक म्यूनसिपालिटी को सैलरी देने के लिए पेमेंट नहीं है। वो पेमेंट देना बोलो तो एक म्यूनसिपालिटी को स्पेशल डेवलपमेंट फंड से 50 लाख रुपए
देना आप लोग को भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करो। और एक बात क्या है बोलो तो, नहीं तो स्पेशल ग्रांट से देना बोल के 80 MLAs रहता, 80 MLAs में ये उसमें आता, उसलिए किसी हालत में देना हर एक MLA को, MLC लोगों को। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड दिए तो कहाँ भी गाँव गए तो छोटे छोटे काम बिलो 5 लाख का काम रहता उन्हें करते रहता, साल भर करते रहता, उसको 5 करोड़ देना बोल के भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करो। प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम की बुकिंग रद्द होने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वे डरे हुए हैं, वे इसे होने नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश में ऐसा अक्सर होता है। जब मैं यूपी में थी तो हमें हर चीज़ के लिए इजाज़त नहीं मिलती थी, अगर मिलती भी थी तो वे हमें नज़रबंद कर देते थे। तो काम करने का उनका यही तरीका है। सॉरी परमिशन वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द की। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। प्रियंका मैम झारखंड जाएंगे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए ज़रूरी +2 क्वालिफिकेशन की शर्त हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केरल के हायर एजुकेशन मिनिस्टर रोजी एम जॉन ने कहा, केरल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का एक प्रस्ताव था कि पॉलिटेक्निक और ITI डिप्लोमा प्रोग्राम पूरे करने वाले स्टूडेंट्स को डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए योग्य बनाया जाए। इसलिए सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। अब संबंधित यूनिवर्सिटी को दूसरे क्राइटेरिया तय करने होंगे ताकि इन स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल सके। यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी। सरकार ने इस मामले पर विचार किया और अब मंजूरी दे दी। कई स्कॉलरशिप पेंडिंग है, कुछ को कई महीनों से और कुछ को कई सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। सरकार को इस मामले की जानकारी है, हम इस पर चर्चा करेंगे और मामले को सुलझाएंगे। झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि कल हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी को हर जगह क्यों जाना पड़ता है जबकि वे सदन में आकर सवालों का जवाब नहीं देते। ये लोग चुनाव जीत कर यहाँ आते हैं, वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनते हैं, फिर भी राहुल गांधी से सब कुछ करने की उम्मीद की जाती है। राहुल गांधी को सैनिकों के मुद्दे उठाने चाहिए। अगर राहुल गांधी किसानों के मुद्दे उठाते हैं तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप तो बस विदेश घूमने आए हैं। झारखंड क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कल बात हुई, हमारी डेलीगेशन गई। ये अच्छी बात है कि हर चीज राहुल गांधी करें। मोदी क्या करेगा फिर? अमित शाह क्या करेगा? सदन में नहीं आएंगे और राहुल गांधी घूमे, यहां भी जाए वहां भी जाए तो क्यों? इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग यहां आते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनते हैं और सब काम राहुल गांधी करे। जवानों की बात राहुल गांधी उठाए, किसानों की बात राहुल गांधी उठाए। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? विदेशों में घूमने आए हैं? अरे उनको छोड़िए, कौन उनको 3 महीना 13 में उनको छोड़िए, जो 3 महीना 13 में उनको छोड़िए। बात इनकी कीजिए जो जीत कर यहाँ आए हैं, गृह मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे जवाब मांगिए। सर आप लोग करेंगे लाठियां चली, पैलेट गन चला, भागवत ने कहा कि मुझे। अरे छोड़िए ना, उस आदमी के बारे में क्यों बात करना चाहते? क्यों उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते? गैर पंजीकृत संस्था के आदमी को आप बार बार उसी का नाम लिए जा रहे हो, हम नहीं लेंगे उसका। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि मोहन भागवत ने जेनजी यानी नई पीढ़ी को संबोधित किया, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं बदली है, बस भाषा बदली है। उन्होंने आरक्षण पर बहुत स्पष्ट टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सामाजिक भेदभाव के कारण यह होना चाहिए और फिर यह भी कहा कि यह लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसलिए उनका इरादा बिल्कुल साफ है। कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरत्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इसके कारणों को लेकर डिटेल्स में जानकारी नहीं दी है। स्पीकर बसवराज ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस सरकार ने मुझसे इस्तीफा देने के लिए क्यों कहा।
उन्होंने आगे बताया कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले गुरुवार को होराट्टी ने कहा था कि अगर उन्होंने पद छोड़ने से इनकार किया तो डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर चुकी है, इसलिए वे पद से इस्तीफा दे देंगे। बसवराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि मैं इस्तीफा दे दूं। मुख्यमंत्री ने फोन पर मुझसे 2 बार बात की। कल उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात के लिए बुलाया था और बताया कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें मुझसे इस्तीफा मांगने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं दिया तो वे मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तमिलनाडु और कर्नाटक के कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सीएम विजय ने कहा कि कावेरी मुद्दे को कानूनी तरीके से सुलझाने पर अड़िग हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सीएम ने इशारों में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ओछी राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। स्टालिन ने पिछले दिनों उन्हें एक अश्लील और द्विअर्थी टिप्पणी की। इस बयान के बाद टीवीके और बीजेपी के नेताओं ने काफी आलोचना की। बाद में पुलिस ने शिकायत के आधार पर उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सीएम ने कहा, बेंगलुरु जाकर इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करने के बारे में सोचा कि पड़ोसी राज्य के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि कट्टर दुश्मन देश भी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा, तमिलनाडु के लोगों के लिए कावेरी मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश में मैं अपमान सहने को भी तैयार था। विजय ने कांग्रेस के दिवंगत नेता का हवाला देते हुए कहा कि कावेरी मुद्दे को बेहद सावधानी और संवेदनशीलता के साथ संभालने की आवश्यकता है। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में लंबे समय से संघर्ष चल आ रहा है। तमिलनाडु के सीएम ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्दे को सुलझाने का भी वादा किया था। केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन विधेयक को फिर से लाने के संकेतों के बीच तमिलनाडु में इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्र ने परिसीमन को महिला आरक्षण के क्रियान्वयन से जोड़कर देखा है। इसी बीच डीएमके के रुख में नरमी की चर्चाओं के बीच पार्टी नेता उदयनिधि स्टालिन ने स्पष्ट किया है कि डीएमके शुरुआत से ही परिसीमन का विरोध करती रही है और आगे भी इसका विरोध जारी रखेगी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि डीएमके ने हमेशा परिसीमन का विरोध किया है और भविष्य में पार्टी इसी रुख पर कायम भी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है और केंद्र इसे पहले बार सामने आया विषय बताकर पेश कर रहा है। यह स्पष्टीकरण उस रिपोर्ट के कुछ घंटे बाद आया जिसमें दावा किया गया कि डीएमके कुछ शर्तों के साथ परिसीमन बिल का समर्थन करने पर विचार कर सकती है। तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों का मुख्य तर्क है कि यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया गया तो इसका फायदा उन उत्तरी राज्यों को मिलेगा जहां जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेनजी पर दिए गए बयान पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि मोहन भागवत सही कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन या आंदोलनों में हिस्सा लेने से कोई देश विरोधी नहीं हो जाता। जेनजी बातचीत चाहती है। आदरणीय सरसंघचालक जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रोटेस्ट या आंदोलन करने से कोई एंटी नेशनल नहीं बनता है। जेन जी जो है वो सिर्फ संवाद चाहती है, संवाद के जवाब। और जेन जी हो या जेन अल्फा, वो बहुत ही ईमानदार है और जिस ईमानदारी के साथ आदरणीय सरसंघचालक जी ने उनके सवालों का जवाब दिया है, सादगी के साथ, सरलता के साथ, यही संवाद की आवश्यकता है। क्योंकि आते हुए दिन में जब संवाद है तब राष्ट्रवाद बढ़ सकता है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।